ये है महात्मा गांधी 1930 में बस 78 वॉलंटियर्स के साथ दांडी यात्रा स्टार्ट करते हुए। देखते ही देखते इस यात्रा को हजारों लोगों ने ज्वाइन कर लिया और लाखों लोगों ने गांधी जी के साथ नमक कानून तोड़ा। ये है महात्मा गांधी 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आजाद मैदान में एक पब्लिक मीटिंग करते हुए। इस नॉर्मल सी मीटिंग को कितने लोगों ने अटेंड किया? लाखों आदमी खादी के सफेद कपड़ों में गांधी जी का उपदेश सुनने के लिए बेताब है। लाखों लोग एक इंसान को सुनने आए थे, वो भी तब जब सोशल मीडिया तो छोड़ो, टीवीज तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। दिस वॉज द लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस दिस मैन हैड ऑन इंडिया एंड इंडियंस। इनका इन्फ्लुएंस इतना था कि इनके एक कहने पर लाखों करोड़ों लोग अपना खाना पीना तक छोड़ देते थे। पर अगर ऐसा है तो मेरा बस एक सवाल है कि 1947 में ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने पाकिस्तान बनने दिया, जब एक इंसान के कहने पर हजारों लाखों लोग चुपचाप अंग्रेजों के डंडे खाने तक तैयार हो जाते थे। तो उस इंसान ने आखिर पार्टीशन क्यों होने दिया? वाई महात्मा गांधी फेल्ड इंडिया। We are in December of 1936. British India used to look like this map. भारत was broadly divided into provincial states, मतलब ऐसे स्टेट जिन पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली कंट्रोल था। सेकेंडली प्रिंसली स्टेट्स, ऐसे स्टेट जो कि थ्योरी में तो इंडिपेंडेंट थे पर इन रियलिटी अंग्रेज इन पर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखते थे। तो 1936-37 की सर्दियों में देश के 11 प्रोविंशियल स्टेट्स में इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसमें मेन पार्टीज वर इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। इलेक्शंस होते हैं और 11 में से 7 प्रोविंसेस, इनमें कांग्रेस जीत जाती है और अपनी सरकार बनाती है। वहीं मुस्लिम लीग लेड बाय जिन्ना हिंदू मेजोरिटी सीट्स तो छोड़ो, जो सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी उनमें से भी बस 25% सीट्स जीत पाती है। ये चीज याद रखना बिकॉज आगे काम आने वाली है। The German foe begins its ruthless march of conquest and sets the stage for World War II. जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया था। The world was at war now. और क्योंकि ब्रिटेन एंड फ्रांस पोलैंड के साथ एक एग्रीमेंट में थे, ब्रिटेन डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट जर्मनी। पर इंटरेस्टिंगली जिस जुनून के साथ अंग्रेज इस लड़ाई में कूदे थे, वो जुनून शुरुआत में ही खत्म हो चुका था और अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत हो गई थी, इतनी कि लंदन पर बॉम्ब गिरने तक की नौबत आ गई थी। ब्रिटिश सोल्जर्स वर फीलिंग एग्जॉस्टेड नाउ, इसलिए अब द ग्रेट ब्रिटेन needed the lives of millions of Indians. I mean, उनको हमारे देश से मिलियंस ऑफ सोल्जर्स चाहिए थे जो कि ब्रिटिश आर्मी में लड़े और ब्रिटेन को खत्म होने से बचा ले। पर बिकॉज देश के मेजोरिटी लोगों पर अब कांग्रेस और मुस्लिम्स पर कुछ हद तक मुस्लिम लीग का इन्फ्लुएंस था, तो ये लाखों सोल्जर्स का रिक्रूटमेंट बिना कांग्रेस और मुस्लिम लीग के कॉपरेशन के हो ही नहीं सकता था। तो दैट इज व्हाई वाइसरॉय ऑफिशियली आस्क्ड इंडियन लीडर्स टू कोऑपरेट विद ब्रिटिशर्स ऑन द वॉर एफर्ट्स एट दिस हार्ड टाइम। अब देखो, ये सेम सिनेरियो लगभग 26 साल पहले भी बना था जब ये अंग्रेज अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। उस टाइम पर भी अंग्रेजों को हमारे लोग चाहिए थे उनका वॉर लड़ने के लिए, और हमारे लाखों लोग गए भी थे इस वादे पर कि वॉर के खत्म होने के बाद हमें स्वराज दिया जाएगा। पर हमारी 60,000 जानों के बदले में हमें मिला क्या? टेक्निकली कुछ नहीं। इसलिए इस बार सितंबर 1939 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक सीनियर लेवल मीटिंग करती है वार्धा में, और इसमें 3 पक्ष खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले गांधी जी कांग्रेस के अंदर लगभग अकेले थे जो कह रहे थे कि इस समय ब्रिटिश सरकार को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि इस मुश्किल समय में ब्रिटिश सरकार पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। लिटरली नेताजी बोस इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका कहना था कि इस समय 1% भी सपोर्ट नहीं देना चाहिए ब्रिटिशर्स को, उल्टा ये परफेक्ट समय है एक मास मूवमेंट लॉन्च करने का। नेहरू ने इन दोनों ही एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में एक मिडिल ग्राउंड निकाला। कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि जब तक अंग्रेज भारत को आजाद करने की गारंटी नहीं देते तब तक कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, और एट द सेम टाइम कोई मास मूवमेंट भी लॉन्च नहीं किया जाएगा। इस डिक्लेरेशन की वजह से वाइसरॉय और अंग्रेजों का कांग्रेस पर से विश्वास कम होना शुरू हो गया। एक तरफ तो कांग्रेस पर से इन अंग्रेजों का विश्वास कम होता जा रहा था और दूसरी तरफ एक आदमी था जिस पर इनका विश्वास बढ़ता जा रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने अखंड भारत के सपने को जैसे खत्म ही कर दिया। मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को एक चीज तो अच्छे से समझ में आ गई थी कि जब भी आजादी मिलेगी मेजोरिटी पावर्स हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि देश का मैंडेट उनके साथ है। पर पावर एम्बिशंस तो इनके भी थे, पावर तो इनको भी चाहिए थी। इसलिए इन्होंने एक बड़े गेम का, पाकिस्तान के गेम का बैकड्रॉप तैयार करना स्टार्ट किया।
जिस जिन्ना को 1937 में मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज ने भी हरा दिया था, उसने अब एक डर्टी गेम प्लान रेडी कर दिया था। मुस्लिम समाज में इन्होंने एक फेक नैरेटिव चलाना स्टार्ट किया कि अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद हिंदू तो आजाद हो जाएंगे पर मुस्लिम्स हिंदुओं के गुलाम हो जाएंगे। ये आदमी ब्रिटिश वाइसरॉय को प्राइवेट मीटिंग्स में ये एश्योरेंस देकर आता है कि अगर मुस्लिम्स का ध्यान रखा जाए तो वो अंग्रेजों के साथ है। मतलब समझे, एक तरफ तो कांग्रेस के इन अंग्रेजों के साथ रिलेशंस बिगड़ते जा रहे थे, दूसरी तरफ जिन्ना और मुस्लिम लीग के सुधरते जा रहे थे। फाइनली 24 मार्च 1940 को लाहौर में मोहम्मद अली जिन्ना अपना अल्टीमेट मकसद दुनिया के सामने रखते। दिस वॉज द लाहौर रेजोल्यूशन विच डिक्लेयर्ड कि मुस्लिम लीग को ये लगता है कि इस देश के करोड़ों मुसलमान हिंदू डोमिनेटेड कांग्रेस के अंडर एक माइनॉरिटी बनकर नहीं रह सकते और अब से हमारी सिर्फ एक डिमांड है, सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, दैट इज पाकिस्तान। पर मुस्लिम लीग को तो मुस्लिम्स का सपोर्ट था ही नहीं। एज वी सो इन 1937 इलेक्शंस, वो इवन मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट्स का भी बस 25% सीट जीत पाई थी। पर कुछ ही समय में सब कुछ चेंज होने वाला था। देखो, कांग्रेस ब्रिटिशर्स के साथ वॉर एफर्ट में कोऑपरेट करने को मना कर चुकी थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड सामने रख चुकी थी। वॉर में इन अंग्रेजों की हालत बिगड़ती जा रही थी और इन पर सच में बहुत प्रेशर आ रहा था इंग्लैंड से और स्पेशली इनके अलाइज से, जो बोल रहे थे कि ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी इतनी ग्रैंड कॉलोनीज है स्पेशली लाइक भारत, तो द ग्रेट ब्रिटेन अपनी इतनी ग्रैंड कॉलोनीज से लड़ने के लिए कुछ सिपाही नहीं ला पा रहे। इसलिए अब फाइनली अगस्त 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के लिए एक ऑफर लेकर आती है। अंग्रेजों ने प्रपोज किया कि भारत को वॉर के बाद एक डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। वाइसरॉय ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, मतलब बेसिकली जो कैबिनेट होता है, उसमें इंडियन लीडर्स को इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाएगी और साथ में जिन्ना को खुश करने के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की गारंटी दी गई। कांग्रेस ने इस ऑफर को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया क्योंकि अब कांग्रेस इमीडिएट आजादी डिमांड कर रही थी। मुस्लिम लीग ने भी इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इस ऑफर में क्लियर डिक्लेरेशन नहीं थी पाकिस्तान बनाने की और अंग्रेजों का ये अटेम्प्ट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा मार्च 1942 टू नेगोशिएट विद द इंडियन लीडर्स एंड गेट देम टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स ऑन द वॉर एफर्ट्स। तो ये आदमी भारत आकर ये प्रपोज करता है कि अगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स में उनके साथ लॉयली कोऑपरेट करते हैं तो वॉर के इमीडिएटली बाद भारत को एक इंडिपेंडेंट डोमिनेंट बना देंगे जो कि अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकता है। और प्रोविंसेस को ऑप्शन दिया गया कि चाहे तो यूनाइटेड इंडिया में रहे या फिर अलग हो जाए। मुस्लिम लीग रिजेक्टेड दिस राइट अवे क्योंकि अगेन पाकिस्तान बनाने की तो बात ही नहीं थी और कांग्रेस ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया। प्रोविंसेस को यूनाइटेड इंडिया से अलग होने का ऑप्शन देना कांग्रेस को 1% भी एक्सेप्ट नहीं था और इसलिए ये क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद कांग्रेस को लगा कि अब ये बिल्कुल सही समय है इन ऑफर्स में फंसने की बजाय एक मास मूवमेंट लॉन्च करके इमीडिएटली आजादी लेने का। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने पूरे देश में एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट लॉन्च कर दिया जिसका नाम था द क्विट इंडिया मूवमेंट। पर किसको पता था कि ये इन लोगों की आखिरी कोशिश होगी। लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, गवर्नमेंट कॉलेजेस का बॉयकॉट कर दिया, टैक्सेस देना बंद कर दिया और इवन गांधी जी ने पहली बार अपने एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस को छोड़कर डू और डाई, करो या मरो जैसा अग्रेसिव नारा दिया। ये आंदोलन सच में मास लेवल तक पहुंचने का पोटेंशियल रखता था पर आंदोलन के लॉन्च होने के अगले ही दिन पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को उठा लिया और जेल्स में डाल दिया और इसके अलावा हजारों लोगों को भी जेल में डाल दिया और भयंकर वायलेंस के साथ इस पूरे आंदोलन को खत्म ही कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट फेल्ड और कांग्रेस के सारे लीडर्स अभी भी जेल में ही थे। कांग्रेस को किसी भी हाल में यूनाइटेड इंडिया चाहिए था और जिन्ना का कुछ और ही खेल चल रहा था। बेसिकली कांग्रेस एंड गांधी जी वर लूजिंग। 1942 से मिड 1945 तक कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई क्योंकि इस दौरान सारे मेन लीडर्स जेल में थे और ब्रिटिशर्स खुद अपने वॉर में बिजी थे। लेकिन इस डेडलॉक के दौरान जिन्ना चुप नहीं बैठा, वो लगातार मुस्लिम्स के बीच ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा था कि उन्हें अलग देश पाकिस्तान चाहिए। जिन्ना का आइडिया था कि जिन प्रोविंशियल स्टेट्स में मुस्लिम मेजोरिटी है वो पाकिस्तान बनेंगे और अब चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होती है। 1945 आते आते ब्रिटेन ये वॉर जीत जाता है पर इस वॉर में उसके इतने रिसोर्सेज यूज हो गए थे कि अब वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। अब उसके लिए अपनी कॉलोनीज चलाना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था। नाउ द ब्रिटिशर्स वांटेड टू ट्रांसफर पावर। एक तरफ थी कांग्रेस जो कि बिना कंडीशंस के यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, वहीं जिन्ना पाकिस्तान बनाना चाहता था। इस बीच जून 1945 को वाइसरॉय वेविल देश के 21 लीडर्स के साथ शिमला में एक कॉन्फ्रेंस करता है जिसमें वो वाइसरॉय और डिफेंस मिनिस्टर्स की पोजीशन छोड़कर
बाकी सारी मिनिस्ट्रीज इंडियंस को देने का वादा करता है। मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए हिंदू और मुस्लिम का इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने की भी बात होती है, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर देते हैं। बट फिर ब्रिटेन में कुछ ऐसा होता है विच चेंज्ड इंडिया फॉरएवर। विंस्टन चर्चिल जुलाई 1945 में इलेक्शंस हार जाता है और ब्रिटेन को क्लेमेंट एटली के रूप में एक नया प्राइम मिनिस्टर मिलता है। इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? देखो, अनलाइक चर्चिल, एटली जेन्युइनली इंटरेस्टेड था भारत को आजादी देने में, और अब अगर हमें कोई रोक रहा था आजादी लेने से तो वो था कांग्रेस और मुस्लिम लीग का डिसएग्रीमेंट। इसको सॉल्व करने के लिए वाइसरॉय वेविल देश में सीधा इलेक्शन ही करवा देते हैं। अब जो ज्यादा सीट्स जीतता, पता चल जाता है कि लोगों का सपोर्ट उसको है और पावर ट्रांसफर भी उसी के हिसाब से कर दी जाती। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि मुस्लिम लीग इवन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी बस 25% सीट्स जीत पाई थी। उस हिसाब से ये इलेक्शंस कांग्रेस जीतने वाली थी, पावर उसे मिलती और पाकिस्तान कभी बनता ही नहीं, राइट? तुम्हें याद है कैसे पिछले 10 सालों से जिन्ना देश के मुसलमानों को भड़काने में लगा हुआ था। सो दीज इलेक्शंस वर गुड फॉर कांग्रेस बट ग्रेट फॉर मुस्लिम लीग। कांग्रेस 1585 में से 60% सीट्स पर जीत जाती है, पर इसमें से 425 सीट्स जाती है डायरेक्टली मुस्लिम लीग के पास। एंड दिस इज एग्जैक्टली वेयर कांग्रेस एंड गांधी जी फेल्ड अस, जहां शायद इंडिया को सीधे आजादी मिल जाती। अखंड भारत का सपना कभी टूटता ही नहीं। इन इलेक्शंस ने दिखा दिया कि जिन मुस्लिम्स में 1937 में जिन्ना को बुरी तरह से हराया था, वो 1945 आते आते जिन्ना के साथ हो चुके थे। अब जिन्ना के पास बार्गेनिंग पावर आ चुकी थी। अगेन दिस वाज एग्जैक्टली वेयर गांधी जी एंड कांग्रेस हैड फेल्ड अस। इसके बाद जो कुछ हुआ वो तो वैसे बस फॉर्मेलिटीज ही थी, बट कांग्रेस के पास एक लास्ट चांस था, कैबिनेट मिशन। ये मिशन प्रपोज करता है कि एक 3 tier सिस्टम बनाया जाए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देश के मेन मुद्दों जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स पर कंट्रोल करेगी, पर बाकी सारे डिसीजंस प्रोविंसेस अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली लेंगे। दे इवन हैड अ चॉइस टू मेक ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, ग्रुप ए हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स, ग्रुप बी वेस्टर्न मुस्लिम स्टेट्स, ग्रुप सी ईस्टर्न मुस्लिम स्टेट्स। इससे पार्टीशन भी नहीं होता और मुस्लिम लीग और कांग्रेस को सेटिस्फेक्शन भी मिल जाता। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, एक वीक सेंटर गवर्नमेंट। अगेन ये प्लान इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। दूसरी साइड मुस्लिम लीग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी बॉयकॉट कर देती है, बिकॉज उसको सपोर्ट करने का मतलब था यूनाइटेड इंडिया के आइडिया के साथ खड़ा होना। और अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में शायद किसी ने नहीं सोचा था। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग कॉल देती है डायरेक्ट एक्शन का, यानी वायलेंस। इस अनाउंसमेंट के बाद नेशन वाइड हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। कलकत्ता में तो सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि आज भी इस दिन को कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। जिन्ना हैड डिक्लेयर्ड कि अब अखंड भारत का सपना सपना ही रह जाएगा, पाकिस्तान बनेगा। धीरे धीरे दंगे पूरे देश में फैल गए और अगर ये दंगे ना रुकते तो आजादी तो धरी की धरी रह जाती, देश पहले सिविल वॉर में चला जाता। फाइनली लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया माउंटबेटन पावर ट्रांसफर का एक प्लान बनाता है जिससे बनते हैं इंडिया और पाकिस्तान। जिन्ना को जो चाहिए था वो मिल चुका था। वहीं कांग्रेस एंड गांधी जी हैड फेल्ड बैडली टू यूनाइट इंडिया।